मेरा नाम शिवम है। जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं, बल्कि उस भयानक सच्चाई का अनुभव है जिसे मैं अपनी आंखों से देखकर लौटा हूं। अगर आपका दिल कमजोर है तो मैं सलाह दूंगा कि इस दास्तां को रात के सन्नाटे में अकेले न सुने। यह वाकया उत्तर प्रदेश के एक सुनसान से गांव का है। आबादी से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक खंडहर हो चुकी पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे गांव वाले खौफ से श्रापित हवेली कहते थे। दबी जुबान में लोग कहते थे कि उस हवेली का मालिक ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपनी मौत के बाद भी उस घर की कैद से आजाद नहीं हो पाया है। आज भी वो एक काले साये के रूप में हर रात उस वीरान इमारत के गलियारों में भटकता है। शाम ढलते ही गांव वाले उस रास्ते पर कदम रखना तो दूर, उधर देखना भी पाप मानते थे। कई लोगों ने दावा किया था कि आधी रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं, तब हवेली की टूटी खिड़कियों पर एक लंबा चौड़ा काला साया दिखाई देता है, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहकती रहती हैं। लेकिन मुझे इन अंधविश्वासों पर कभी यकीन नहीं था। मैं खुद को बड़ा तर्कवादी समझता था। एक शाम मेरे दोस्त राहुल ने मुझे चुनौती दी, अगर तू वाकई इतना ही बहादुर है तो आज रात उस हवेली के अंदर चलकर दिखा। मैंने बिना एक पल सोचे उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रात के ठीक 10:30 बजे हम दोनों हाथों में एक टॉर्च थामे उस खामोश रास्ते की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे हम हवेली के करीब पहुंचते गए, हवा में अजीब सी सिहरन घुलती गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस वक्त आसपास किसी झिंगुर की आवाज या आवारा कुत्तों के भौंकने तक का शोर नहीं था। हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वो विशाल इमारत हमारे सामने उभरी तो ऐसा लगा मानो कोई काला राक्षस अंधेरे में अपनी डरावनी बाहें फैलाए खड़ा हो। लोहे का जंग लगा मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने आगे बढ़कर उसे धीरे से धक्का दिया। चररर। दरवाजे की वो तीखी आवाज उस वीराने के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। अंदर कदम रखते ही नाक से टकराई सदियों पुरानी धूल, मकड़ी के जाले और सड़े हुए फर्नीचर की दम घोंट देने वाली बदबू। हम दबे पांव अंदर की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के भारी कदमों की आह सुनाई दी। ठक ठक ठक। राहुल ने कांपते हुए मेरी बाह पकड़ ली और फुसफुसाया, ऊपर कोई है। हमने तुरंत अपनी टॉर्च की रोशनी ऊपर की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था सिवाय सन्नाटे के। जैसे ही हमने डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने की शुरुआत की, हमारे पीछे का भारी मुख्य दरवाजा अपने आप झटके से बंद हो गया। धड़ाम। हम दोनों चीखते हुए पीछे मुड़े। दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। मैंने उसे पूरी ताकत से खींचकर खोलने की कोशिश की, पर वो चट्टान की तरह अपनी जगह पर अड़ गया था। ठीक उसी पल ऊपर से किसी बुजुर्ग की बेहद भयानक और धीमी हंसी गूंज उठी। हा। उस हंसी ने मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ा दी। हम किसी तरह कांपते हुए ऊपर पहुंचे। ऊपर एक लंबा और संकरा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर सदियों पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी एक फ्रेम पर पड़ी। वो एक पेंटिंग थी। एक लंबे कद का आदमी, सफेद पोशाक, चेहरे पर घनी मूछें और आंखों में अजीब सी चुभती हुई घूरती हुई नजर। तस्वीर के नीचे पीतल की प्लेट पर खुदा हुआ था ठाकुर वीरेंद्र सिंह। और जैसे ही मैंने उस तस्वीर की तरफ देखा, उस पेंटिंग की आंखें धीरे धीरे हमारी तरफ घूम गईं। मैं दहशत से चीखकर पीछे हट गया। राहुल का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वो हकलाते हुए बोला, चलो यहां से भागो। लेकिन तभी उस लंबे गलियारे के आखिरी छोर पर एक गहरा काला साया प्रकट हुआ। वो कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा और फिर वो हमारी तरफ बढ़ने लगा। धीरे 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 खुरिकुरियाशेडी। उसके जूतों की भारी आवाज पूरे गलियारे में गूंजने लगी। हम अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पांव भागे, लेकिन अजीब बात यह थी कि हम जितना भाग रहे थे वो गलियारा उतना ही लंबा होता जा रहा था, मानो हवेली हमें कभी बाहर जाने ही नहीं देना चाहती हो। अचानक राहुल चीखा, शिवम पीछे देख। मैंने मुड़कर देखा। वो साया अब हमसे सिर्फ 10 कदम की दूरी पर था। उसका पूरा जिस्म धुंधला था, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ 2 लाल दहकती हुई आंखें थीं। और सबसे डरावनी बात, उसके पैरों के नीचे जमीन पर कोई परछाई नहीं थी। हम घबराकर पास के एक खुले कमरे में घुस गए। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी और वहां अजीब सी सड़न की बदबू आ रही थी। तभी बिना किसी हवा के उस अलमारी का दरवाजा अपने आप चरचराते हुए खुल गया। अंदर एक पुरानी चमड़े की डायरी रखी थी। मैंने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया और उसके पन्ने पलटे। उस पर लिखा था, मैं वीरेंद्र सिंह हूं, जिसने लालच और हवस में अपने ही परिवार को इस हवेली में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया था। उस मनहूस रात मौत ने मुझे भी नहीं बख्शा। अब मेरी भटकती आत्मा इस हवेली की कैदी है। जो भी यहां कदम रखेगा वह कभी चैन की सांस नहीं ले पाएगा। जैसे ही मैंने आखिरी पंक्ति पढ़ी,
कमरे का तापमान एक ही सेकंड में 0 से भी नीचे चला गया। हमारी हर सांस से धुएं के गुबार निकलने लगे। और तभी ठीक हमारे कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम बहुत देर से आए हो। हमने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वही आदमी, ठाकुर वीरेंद्र सिंह। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी तरह खून की तरह लाल थीं और उसके पतले होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैली हुई थी। वो जमीन पर चल नहीं रहा था, वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमरे का दूसरा दरवाजा धक्का दिया और हम सीधे नीचे की तरफ भागे। सीढ़ियां उतरते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बूटों वाला इंसान हमारे ठीक पीछे कूद रहा हो। ठक 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 ठक। हम पागलों की तरह नीचे पहुंचे। गनीमत यह थी कि मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। हम बिना पीछे मुड़कर देखे अंधेरे में पागलों की तरह भागते चले गए। हवेली से लगभग 100 मीटर दूर पहुंचकर जब हमने हाफते हुए पीछे मुड़कर देखा तो ऊपरी मंजिल की टूटी हुई खिड़की पर वही काला साया खड़ा था। वो हमें देख रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ हवा में उठाया और एक ठंडी मुस्कान के साथ हमें अलविदा कहा। अगली सुबह हमने गांव के कुछ लोगों को अपनी आपबीती सुनाई। गांव के एक बुजुर्ग ने सहरते हुए कहा, तुम दोनों बहुत खुशनसीब हो जो जिंदा लौट आए, क्योंकि जिसने भी उस साये को इतने करीब से देख लिया वो फिर कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाया। उस दिन के बाद से मैंने कभी उस वीरान रास्ते की तरफ जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी कभी कभी रात के ठीक 12 बजे मेरे मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आती है। जब मैं फोन रिसीव करता हूं तो दूसरी तरफ से कोई इंसानी आवाज नहीं आती, सिर्फ सन्नाटे को चीरती हुई भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है, ठक ठक ठक। और उसके बाद गूंजती है वही जानी पहचानी खौफनाक हंसी, हा। मुझे आज तक नहीं पता कि वो कॉल कौन करता है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई मैं जान चुका हूं। श्रापित हवेली का मालिक आज भी अपने खंडहर में एक काले साये की तरह भटक रहा है और शायद अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहा है। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। दिन में तो सब कुछ सामान्य लगता, मैं कॉलेज जाता, दोस्तों के बीच बैठता, हंसता बोलता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता मेरे भीतर एक अजीब सा डर घर कर जाता। राहुल से उस रात के बाद मेरी कभी बात नहीं हुई। उसने अचानक शहर छोड़ दिया था। वो उस खौफ को सहन नहीं कर पाया था और शायद मैं भी धीरे धीरे अंदर से टूट रहा था। हर रात ठीक 12 बजते ही मेरा फोन वाइब्रेट होने लगता। उस अज्ञात नंबर की वो एक एक घंटी मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देती। शुरुआत में मैंने वो नंबर ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन ब्लॉक करते ही वो किसी दूसरे नंबर से कॉल करने लगता। आखिरकार मैंने फोन उठाना बंद कर दिया, लेकिन उन भारी कदमों की आवाज ठक 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 अब सिर्फ फोन में नहीं बल्कि मेरे कमरे की दीवारों से गूंजने लगी थी। एक रात तंग आकर मैंने अपने एक पुराने और थोड़े सनकी दोस्त अमान को सब कुछ सच सच बता दिया। अमान को पैरानॉर्मल चीजों और पुरानी तांत्रिक विद्याओं में बहुत दिलचस्पी थी। मेरी बात सुनकर वो डरा नहीं बल्कि उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, शिवम, आत्माएं तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक उनका अधूरा काम पूरा न हो या उन्हें मुक्ति न मिले। ठाकुर वीरेंद्र सिंह का वो परिवार जिसकी डायरी में उसने बात लिखी थी, उसकी मुक्ति का कोई राज उसी हवेली में दफन है। तू पागल है क्या? मैं लगभग चिल्ला उठा। मैं दोबारा उस नरक में कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन अमान की जिद और मेरी बढ़ती बेचैनी ने मुझे एक बार फिर उस वीराने की तरफ खींच लिया। इस बार हम पूर्णिमा की रात को गए जब चांद पूरा खिला हुआ था, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही वो चांदनी भी जैसे किसी गहरे अंधेरे में खो गई। हवा में अजीब सी लाश जैसी दुर्गंध फैली हुई थी। हमने इस बार अपने साथ एक पुरानी मशाल, एक तांबे का बर्तन और अमान द्वारा लाया गया कुछ खास नमक रखा था। लोहे का वो जंग लगा दरवाजा इस बार बिना किसी आवाज के अपने आप पूरा खुल गया, मानो वो हमारा ही इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही तापमान तेजी से गिर गया। इस बार हम सीढ़ियों से सीधे ऊपर उस गलियारे में गए। ठाकुर वीरेंद्र सिंह की वो तस्वीर अभी भी दीवार पर टंगी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों से खून की एक बारीक धार बह रही थी। यही है वो, मैंने कांपते हुए कहा। अमान ने अपनी जेब से कुछ मंत्र पढ़े हुए चावल निकाले और तस्वीर पर फेंक दिए। तस्वीर में जोरदार धमाका हुआ और फ्रेम नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा खुल गया, एक ऐसा कमरा जो पिछली बार हमें नहीं दिखा था। हम धीरे धीरे उस गुप्त कमरे में दाखिल हुए। वहां बीचों बीच एक पुरानी संदूक रखी थी और उसके चारों तरफ इंसानी हड्डियों के अवशेष बिखरे हुए थे। वही था ठाकुर वीरेंद्र सिंह का असली गुनाह और उसके परिवार का कंकाल। अचानक कमरे के बंद दरवाजे पर भारी घूंसे पड़ने लगे। धड़ धड़ धड़, और बाहर से एक भयानक गूंजती हुई आवाज आई, तारांकन, तुमने मेरे राज को हाथ लगाया है। अब तुम दोनों यहां से जिंदा नहीं जाओगे।
दरवाजा टूटने ही वाला था। अमान ने घबराकर चिल्लाकर कहा, शिवम, जल्दी से उस संदूक को खोल और उस डायरी को इन हड्डियों के बीच रखकर शांति की प्रार्थना कर। वही तरीका है। मैंने बिना एक सेकंड गवाए संदूक खोला। उसके अंदर ठाकुर वीरेंद्र सिंह की वो डायरी और एक पुराना सोने का हार रखा था, वही लालच का कारण जिसकी वजह से उसने अपनों को मारा था। मैंने कांपते हुए वो हार और डायरी उन कंकालों के बीच रख दी और हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, हे वीरेंद्र सिंह, तुम्हारा लालच अब खत्म हुआ। अपने परिवार को माफ करो और खुद भी आजाद हो जाओ। तभी कमरे का दरवाजा झटके से टूट गया। सामने हवा में तैरता हुआ वही जल हुआ चेहरा, लाल दहकती आंखें और भयानक मुस्कान लिए ठाकुर वीरेंद्र सिंह खड़ा था। उसने अपना काला साया हमारी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ मेरे गले तक पहुंच चुका था। मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। लेकिन तभी जमीन पर रखे उन कंकालों और डायरी से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तीव्र थी कि हवेली का हर कोना चमक उठा। ठाकुर वीरेंद्र सिंह भयानक चीख पुकार करने लगा। वो चीख दर्द की नहीं बल्कि सदियों के बोझ से आजाद होने की थी। उसका काला साया हवा में बिखरने लगा। उसकी जलती हुई आंखें शांत हो गईं और उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक सुकून भरा हल्का सा एहसास था। उसने मुस्कुराते हुए हवा में सिर झुकाया और धीरे धीरे वो हवा में ही पूरी तरह विलीन हो गया। कमरे का तापमान सामान्य हो गया। सन्नाटा छा गया। हम दोनों हांफते हुए जमीन पर बैठ गए। उस रात के बाद से मेरे फोन पर कभी कोई अज्ञात कॉल नहीं आई। वो हवेली आज भी वहीं खंडहर हालत में खड़ी है, लेकिन अब वहां कोई साया नहीं भटकता। पर कभी कभी जब मैं रात को अकेले अपने कमरे में होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, तारांकन शुक्रिया, अब मैं आजाद हूं। वो रात जब हमने ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा को मुक्ति दिलाई थी, मेरे जीवन का सबसे खौफनाक और साथ ही एक अजीब सा सुकून देने वाला अनुभव था। मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। वो श्रापित हवेली हमेशा के लिए शांत हो चुकी है और मेरा पीछा छूट गया है। लेकिन मैं गलत था। असली सच तो अभी सामने आना बाकी था। घटना के ठीक एक हफ्ता बीत चुका था। अमान अपने घर पर था और मैं अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक अजीब बात यह हो रही थी कि मेरे घर में अब भी कभी कभी रात को ठंडी हवा के झोंके आते थे और दीवारों से हल्की सी आहट सुनाई देती थी। मैंने इसे अपना वहम समझकर टाल दिया। तभी एक दोपहर मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ फाइल और एक वॉइस नोट आया। मैंने जब फाइल खोली तो वो कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं था। वो उस हवेली के पुराने जमाने का सरकारी लैंड रिकॉर्ड और सर्वे नक्शा था जो ब्रिटिश काल का था। और जब मैंने वो वॉइस नोट चलाया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आवाज अमान की थी, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था, हाँफ रहा था। शिवम, हम बेवकूफ थे। हमने सिर्फ वीरेंद्र सिंह की आत्मा को शांत किया है, लेकिन उस हवेली का मुख्य तांत्रिक रहस्य और भी गहरा है। वो खजाना जिसके लालच में वीरेंद्र सिंह ने अपने पूरे परिवार को मारा था, वो उस संदूक में नहीं था। वो तो अमान की आवाज बीच में ही कट गई। उसके आगे सिर्फ एक तेज चीख और फोन कटने की आवाज थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अमान को फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने उसके घर संपर्क किया तो पता चला कि अमान पिछले 2 दिनों से घर आया ही नहीं है और उसने अपने परिवार को बताया था कि वो किसी जरूरी काम से उसी पुरानी हवेली की तरफ जा रहा है। पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। क्या अमान फिर से उस श्रापित हवेली में गया था? और अगर गया था तो क्या वो वीरेंद्र सिंह के अलावा किसी और ताकतों के चंगुल में फंस चुका था? बिना एक पल गवाए मैंने अपनी बाइक उठाई और उसी उत्तर प्रदेश के सुनसान गांव की तरफ भाग पड़ा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, मानो कुदरत भी किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। जब मैं उस हवेली के सामने पहुंचा तो शाम ढल रही थी। इस बार हवेली का माहौल और भी डरावना लग रहा था। मुख्य दरवाजे पर खून के सूखे हुए धब्बे थे जो पिछली बार वहां नहीं थे। मैंने हिम्मत जुटाई और टॉर्च ऑन करके अंदर कदम रखा। अमान, मैंने चीखकर पुकारा, लेकिन मेरी आवाज उस सन्नाटे में गुम हो गई। अंदर आते ही मुझे महसूस हुआ कि हवेली की ऊर्जा पूरी तरह बदल चुकी है। पिछली बार जहां एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक थी, इस बार हवा में भारीपन था और अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कोई हवन कुंड जल रहा हो जिसमें सुलगती हुई लकड़ियों के साथ कुछ और भी जल रहा हो। मैं सीधे उसी गुप्त कमरे की तरफ बढ़ा जो हमने पिछली बार खोला था। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। वहां बीचों बीच अमान बेहोश पड़ा था। उसके चारों तरफ जमीन पर लाल रंग से कुछ अजीब सी तांत्रिक आकृतियां, यंत्र बनाई गई थीं, और उन आकृतियों के बीच हवा में कोई धुंधला सा साया मंडरा रहा था। लेकिन वो ठाकुर वीरेंद्र सिंह नहीं था, वो कोई और था। एक अत्यंत प्राचीन और विकृत साया जिसके शरीर से काले धुएं की लपटें निकल रही थीं। साये ने अपनी लाल चमकती हुई आंखों से मेरी तरफ देखा
और एक भारी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम बहुत जल्दी वापस आ गए शिवम। मूर्ख लड़के, तुम्हें क्या लगा वो लालची वीरेंद्र सिंह इस हवेली का मालिक था? नहीं, वो तो सिर्फ इस हवेली का पहला शिकार था। असली मालिक तो मैं हूं, इस जमीन की सदियों पुरानी तांत्रिक शक्ति। मेरा पूरा शरीर कांप उठा, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। साया आगे बढ़ा और उसने अमान के शरीर को हवा में उठा लिया। अमान की आंखें बंद थीं, उसके प्राण तेजी से निकल रहे थे। उस दुष्ट साय ने हंसते हुए कहा, तारांकन, अगर अपने इस दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो वो सोने का हार और डायरी जो तुमने छुपाई थी उसे यहां लाकर इस हवन कुंड में समर्पित कर दो, वरना ये लड़का यहीं दम तोड़ देगा। मुझे समझ आ गया कि वो हार और डायरी ही इस शक्ति की चाबी थी जिसे हमने अनजाने में अधूरा छोड़ दिया था। मैंने बिना डरे अपनी जेब से वो पुरानी डायरी निकाली जो मैं पिछली बार अपने साथ ले आया था। मैंने उसे जोर से चिल्लाकर कहा, तू चाहे जो कर ले, मैं इस डायरी को तेरी इस गंदी ताकत के हवाले नहीं करूंगा। ये सुनते ही वो साया पागल हो गया। उसने अमान को जमीन पर पटक दिया और एक भयानक चीख के साथ सीधे मेरी तरफ लपका। उसका ठंडा और नुकीला हाथ मेरे सीने को चीरने ही वाला था कि तभी एक चमत्कार हुआ। उस गुप्त कमरे की टूटी हुई छत से अचानक आसमान की एक सीधी बिजली उस तांत्रिक यंत्र पर गिरी। उसी पल हवा में ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा का एक सात्विक रूप प्रकट हुआ। वही वीरेंद्र सिंह जिसे हमने मुक्ति दी थी, अब अपने परिवार के न्याय के लिए वापस लौट आया था। वीरेंद्र सिंह ने उस काले साये को अपनी तरफ खींच लिया और कड़कती हुई आवाज में कहा, तारांकन, तूने मेरी कमजोरी और लालच का फायदा उठाकर मेरे पूरे खानदान को बर्बाद किया था। आज मैं तुझे और तेरे इस काले साम्राज्य को इसी आग में भस्म करूंगा। दोनों ताकतों के बीच एक भीषण मानसिक और ऊर्जावान संघर्ष शुरू हो गया। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, पत्थर टूटने लगे। मैंने बिना समय गंवाए बेहोश पड़े अमान को घसीटकर बाहर गलियारे की तरफ खींचा और मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। पीछे से एक अंतिम कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। वो उस तांत्रिक साये की हार की चीख थी। हम दोनों किसी तरह जान बचाकर हवेली के बाहर खुले आसमान के नीचे आ गिरे। पीछे मुड़कर देखा तो उस श्रापित हवेली के ऊपर से काले बादलों का पहरा हमेशा के लिए छट चुका था। हवेली के खंडहर अब शांत और स्थिर थे। वहां अब कोई डर, कोई साया या कोई भयानक आवाज नहीं थी। अमान को अस्पताल पहुंचाया गया। वो 2 दिन बाद होश में आया। उसे वो सब कुछ याद नहीं था जो अंदर हुआ था, लेकिन उसे इतना याद था कि उस हवेली में कोई ऐसी ताकत थी जो इंसानों की बलि लेना चाहती थी। आज उस घटना को लंबा समय बीत चुका है। मैंने और अमान ने कभी उस रास्ते की तरफ दोबारा कदम नहीं रखा। वो हवेली आज भी खंडहर बनकर उसी गांव में खड़ी है, लेकिन अब वो श्रापित नहीं है। वो अब सिर्फ ईंट पत्थरों का एक ढांचा है। पर कभी कभी जब मैं गहरी रात में अपनी खिड़की से बाहर देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हवा में कोई हल्की सी फुसफुसाहट तैर रही है। शायद ठाकुर वीरेंद्र सिंह और उसके परिवार की आत्माएं अब आजाद आसमान में सुकून से उड़ रही हैं। और मेरा फोन, वो अब पूरी तरह शांत है, हमेशा के लिए। भ्रम का टूटना और असली नरक की शुरुआत। हमें लगा था कि वो आखिरी लड़ाई थी। हमें लगा था कि उस तांत्रिक साये को भस्म कर देने के बाद ठाकुर वीरेंद्र सिंह और उस हवेली की बला हमेशा के लिए टल चुकी है। अमान अस्पताल से घर लौट आया था और मैं अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। शैतान कभी इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो सिर्फ अपने शिकार को आश्वस्त करता है ताकि वो और भी गहरे जाल में फंस सके। घटना के ठीक 10 दिन बाद खौफ ने एक नए और भयानक रूप में दस्तक दी। वो आधी रात का वक्त था। मेरे कमरे की घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, घर की सारी लाइटें एक साथ झपकने लगीं। हवा का कोई झोंका नहीं था, फिर भी मेरे कमरे के पर्दे ऐसे फड़फड़ाने लगे मानो कोई अदृश्य आंधी चल रही हो। तभी मेरे स्टडी टेबल पर रखे शीशे के पेन स्टैंड में अचानक एक बारीक दरार पड़ी और वो चटककर टूट गया। उस टूटे हुए शीशे के टुकड़े में जब मैंने देखा तो मेरी चीख गले में ही घुटकर रह गई। शीशे के उस प्रतिबिंब में मेरा कमरा नहीं दिख रहा था, वहां कोई और ही जगह थी। एक गहरी काली गुफा जैसी जगह जहां इंसानी खोपड़ियां हवा में लटकी हुई थीं और उनके बीच से कोई काला विकृत चेहरा मुझे घूर रहा था। मैंने तुरंत आंखें बंद कर लीं और कांपते हुए जब दोबारा देखा तो सब सामान्य था, सिवाय एक चीज के। मेरे कमरे की दीवारों से टपकता हुआ वो गाढ़ा लाल तरल पदार्थ, वह खून था। अगले ही पल मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, अमान। मेरा दिल दहल गया। मैंने तुरंत फोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई इंसानी आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ भारी घुटती हुई सांसें थीं और उसके बाद अमान की सिसकियों में लिपटी हुई वो आवाज गूंजी, शिवम, बचा ले मुझे। वो आ गया है। उसने मेरे अंदर अपना घर बना लिया है। फोन की लाइन कट गई। मैं बिना एक पल गंवाए पागलों की तरह अपनी कार लेकर अमान के घर की तरफ भागा।
रास्ते में सन्नाटा चीख रहा था। जब मैं अमान के कमरे में पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर मेरी रूह कांप उठी। अमान अपने बिस्तर पर नहीं था। उसका पूरा कमरा खून से सना हुआ था। दीवारों पर खून से कुछ अजीबोगरीब, प्राचीन और खौफनाक तांत्रिक प्रतीक उकेरे गए थे, वही प्रतीक जो उस गुप्त कमरे में बने थे। और जमीन पर खून के निशानों की एक लंबी लकीर सीधे बाहर मेन गेट की तरफ जा रही थी, मानो किसी ने घसीटते हुए उसे बाहर निकाला हो। वो लकीर कहीं और नहीं बल्कि उसी दिशा में जा रही थी, श्रापित हवेली की तरफ। हवेली का विकृत रूप, जहां भौतिक नियम दम तोड़ देते हैं। जब मैं उस वीराने में पहुंचा तो हवेली अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। वो खंडहर अब और अधिक विकृत हो चुका था। उसकी दीवारें लंबी हो गई थीं। छत पर अनगिनत काले कौवे मंडरा रहे थे जिनकी आंखें इंसानों की तरह लाल थीं, और पूरी हवेली से सड़न और मवाद की इतनी भयानक दुर्गंध आ रही थी कि उल्टी होने को आ जाए। लोहे का मुख्य दरवाजा अपने आप खुला हुआ था और अंदर से जलती हुई चिता की लपटें दिखाई दे रही थीं। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। अमान, मैंने चीख कर पुकारा। मेरी आवाज हवा में ऐसे गायब हो गई जैसे किसी ने उसे निगल लिया हो। अंदर का तापमान 0 से भी नीचे गिर चुका था। मेरे मुंह से निकलने वाली हर सांस भाप बनकर उड़ रही थी। मैं दबे पांव उस गुप्त कमरे की तरफ बढ़ा। इस बार सीढ़ियां ईंट पत्थरों की नहीं बल्कि इंसानी पसलियों और हड्डियों की बनी प्रतीत हो रही थी। हर कदम पर कड़कड़ की आवाज आ रही थी, मानो मैं जीवित हड्डियों पर चल रहा हूं। जैसे ही मैं गुप्त कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुला। वहां बीचों बीच जमीन पर एक विशाल हवन कुंड जल रहा था, जिसकी लपटें नीले और काले रंग की थीं। उस कुंड के ठीक ऊपर हवा में अमान उल्टे लटका हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसका शरीर किसी सूखी हुई लाश की तरह सिकुड़ चुका था। और उसके ठीक बगल में वो प्राचीन साया खड़ा था। इस बार उसका कोई निश्चित आकार नहीं था। वो हजारों परछाइयों का एक ऐसा समंदर था जिसके बीच में एक बड़ा सा जलता हुआ भयानक चेहरा उभर रहा था। साये ने अपनी गूंजती, गड़गड़ाहट भरी आवाज में हंसते हुए कहा, स्वागत है शिवम, तू बड़ा वफादार दोस्त निकला। तूने सोचा था कि उस मूर्ख वीरेंद्र सिंह को भगाकर तूने इस हवेली को आजाद कर लिया? अरे मूर्ख, वीरेंद्र सिंह तो सिर्फ एक मोहरा था। इस जमीन की असली ताकत मैं हूं, काल भैरव का बायां साया। इस हवेली की हर ईंट में सदियों पहले दिए गए इंसानी खून के बलिदान दर्ज हैं, और आज ये दूसरा बलिदान पूरा होगा। अंतिम प्रलय, रूह को चीर देने वाला संघर्ष। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। मुझे समझ आ गया था कि ये अब सिर्फ किसी भूत प्रेत की कहानी नहीं बल्कि एक काले ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा थी जिसमें हम दोनों फंस चुके थे। साये ने अपना एक लंबा, धुंधला हाथ अमान के सीने पर रखा। अमान की एक दर्दनाक चीख पूरे ब्रह्मांड को चीरती हुई महसूस हुई। अगर अपने दोस्त को बचाना है, शिवम, साया फुसफुसाया, तारांकन, तो अपनी खुद की रूह का सौदा कर ले। इस हवन कुंड में अपनी छाती चीरकर अपना खून चढ़ा दे और खुद इस हवेली का अगला कैदी बन जा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पीछे का रास्ता अचानक अदृश्य हो चुका था। वहां सिर्फ अनंत खड्ड और अंधा कुआं था। तभी हवा में एक तेज हवा का झोंका आया। उस नीली लपटों वाले हवन कुंड के बीचों बीच से अचानक ठाकुर वीरेंद्र सिंह का साया एक बार फिर प्रकट हुआ। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि आत्मग्लानि और मुक्ति का एक दृढ़ संकल्प था। वीरेंद्र सिंह ने दहाड़ते हुए कहा, तारांकन, तूने सदियों से मेरे परिवार को अपनी कैद में रखा, मुझे लालची बनाकर इंसानों का खून बहाने पर मजबूर किया। आज मेरा अंत हो या तेरा, मैं तुझे यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। वीरेंद्र सिंह की आत्मा सीधे उस प्राचीन काले साये से जा भिड़ी। कमरे में एक ऐसा भीषण ऊर्जा का विस्फोट हुआ कि मेरी आंखें चौंधिया गईं। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी, छत का प्लास्टर टूटने लगा और हवा में अजीब सी चीखें गूंजने लगी, मानो सदियों से कैद हजारों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। शिवम, भाग यहां से। अमान की क्षीण आवाज मुझ तक पहुंची, जो अब हवा में लटकने से आजाद होकर नीचे गिर चुका था। मैंने बिना एक पल गवाए अपनी पूरी ताकत बटोरी, अमान को अपनी पीठ पर लादा और पागलों की तरह उस ढहती हुई हवेली के बाहर की तरफ भागा। पीछे से काले साये की एक आखिरी, कान के पर्दे फाड़ देने वाली चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसे सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाए। हम दोनों भागते भागते मुख्य दरवाजे से बाहर खुले मैदान में आ गिरे और वहीं बेहोश हो गए। हमेशा के लिए बदल चुकी दुनिया। जब मुझे होश आया तो सूरज की पहली किरणें निकल रही थीं। हम गांव के बाहर एक खेत के पास पड़े थे। अमान जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखें आज भी उस खौफ को अपने भीतर समेटे हुए थीं। हमने कभी पीछे मुड़कर उस हवेली की तरफ नहीं देखा। हमने शहर छोड़ दिया, नौकरी बदल ली, अपनी पहचान छिपा ली ताकि वो साया हमें कभी न ढूंढ सके। लेकिन खौफ कभी पीछा नहीं छोड़ता। आज भी
जब कभी रात के ठीक 12 बजते हैं, मेरे कमरे की दीवारें हल्की सी कांपने लगती हैं। मुझे पता है कि वो हवेली अब भले ही खंडहर बनकर गिर चुकी हो, लेकिन उसका मालिक, वो काला साया, आज भी किसी अनदेखी दुनिया में जीवित है। और सबसे डरावनी बात यह है, कभी कभी जब मैं आईने के सामने अपना चेहरा देखता हूं, तो मुझे अपनी आंखों की पुतलियां लाल चमकती हुई महसूस होती हैं और मेरे कानों में एक धीमी सी हंसी गूंजती है। हाँ, तुम बहुत जल्द मिलने वाले हो। नया शहर, नई पहचान और वही साया। हमने उत्तर प्रदेश का वो गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अपना सब कुछ समेटकर राहुल, अमान और मैं, हम तीनों ने मिलकर दक्षिण भारत के एक शांत और भीड़भाड़ वाले शहर में नई शुरुआत करने की सोची थी। हमें लगा था कि मीलों दूर आ जाने से, राज्य और भूगोल बदल जाने से वो बला हमारा पीछा छोड़ देगी। हमने शहर के एक व्यस्त इलाके में फ्लैट किराए पर लिया। अमान अब धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसकी रातों की नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो अक्सर रात को उठकर बैठ जाता और कमरे के कोनों को ऐसे घूरता मानो वहां कोई अदृश्य चीज खड़ी हो। मैं खुद भी अपने भीतर एक अजीब सा बदलाव महसूस कर रहा था। मेरी परछाई कभी कभी मेरे शरीर से अलग हटकर थोड़ी देर से चलती थी, जिसे मैं अपनी थकान और मानसिक तनाव कहकर टाल देता था। जिंदगी किसी तरह पटरी पर लौट रही थी, लेकिन ये महज एक भ्रम था। घटना के ठीक 2 महीने बाद एक भारी बरसात की रात को हमारे जीवन का सबसे डरावना अध्याय फिर से खुला। रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़कने से आसमान बार बार सफेद रोशनी से जगमगा उठता था। अचानक हमारे फ्लैट की घंटी बजी। टिन नॉन, टिन नॉन। इतनी रात गए, और वो भी इस भीषण तूफान में कौन आ सकता था? अमान और मैं दोनों चौंक कर उठ बैठे। हमारे फ्लैट का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। राहुल, जो हमारे साथ ही एक दूसरे कमरे में सो रहा था, गहरी नींद में था। मैंने उठकर हॉल की तरफ कदम बढ़ाए। कौन है? मैंने दरवाजे के पास पहुंचकर पूछा। बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिवाय इसके कि दरवाजे के नीचे से पानी के साथ साथ कुछ अंदर आने लगा। मैंने झुककर देखा, वो पानी नहीं था। वो कोई गाढ़ा लाल और चिपचिपा तरल पदार्थ था जो तेजी से हमारे फर्श पर फैल रहा था। उसके साथ ही दरवाजे के बाहर से किसी के भारी जूतों के कदमों की आवाज गूंजी। ठक ठक ठक। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आवाज वही श्रापित हवेली के मालिक की चाल थी। उत्तर प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर इस नए शहर के अपार्टमेंट में वो आवाज कैसे पहुंच सकती थी? मैंने कांपते हुए हाथों से मुख्य दरवाजा खोला। बाहर कोई इंसान नहीं था। सीढ़ियों पर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन ठीक हमारे दरवाजे के ठीक सामने फर्श पर एक पुरानी जली हुई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था। वही लकड़ी जो उस गुप्त हवन कुंड में जल रही थी, और उस लकड़ी के ऊपर एक खून से सना हुआ लिफाफा रखा था। मैंने घबराते हुए वो लिफाफा उठाया और अंदर आकर अमान के साथ मिलकर खोला। उसके अंदर एक पुराना सड़ा हुआ चमड़े का पन्ना था, जिस पर खून से कुछ पंक्तियां लिखी थीं। तुमने सोचा कि शहर बदलने से तुम्हारा खून बदल जाएगा? तुम मेरी सीमा से बाहर निकल आए। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। हवेली सिर्फ एक ईंट पत्थरों का ढांचा थी। असली हवेली तो अब तुम्हारे भीतर बस चुकी है। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूं। मानसिक प्रलय और अंदर से खोखला होता वजूद। अगले कुछ हफ्तों में हमारा जीवन किसी नरक से भी बदतर हो गया। अमान की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि उसके शरीर के अंदरूनी अंग तेजी से काम करना बंद कर रहे हैं, जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स पूरी तरह सामान्य थीं। वो हर वक्त बुदबुदाता रहता था, वो आ रहा है, वो हमारी हड्डियों से अपना घर बना रहा है। और मेरे साथ एक और खौफनाक घटना घटने लगी। जब भी मैं आईने के सामने खड़ा होता, मेरा अक्स प्रतिबिंब मेरी नकल करना बंद कर देता था। मैं हाथ उठाता तो आईने वाला शिवम अपना सिर झुकाकर हंस रहा होता था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल और धसी हुई होती थीं। एक रात जब अमान अपने बिस्तर पर दर्द से कराह रहा था, अचानक हमारे कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप जोर जोर से पीटने लगी। हवा का एक ऐसा बवंडर उठा जिसने हमारे कमरे का सारा सामान बिखेर दिया। तभी कमरे के उस बंद अंधेरे कोने से, जहां कोई रोशनी नहीं पहुंच रही थी, एक काला विकृत साया धीरे धीरे बाहर निकला। वो साया अब किसी इंसानी शक्ल में नहीं था। वह कई हाथों, जलते हुए चेहरों और हजारों सुलगती हुई आंखों का एक भयानक दानव था। साया हमारे ठीक सामने हवा में आकर रुका। उसकी आवाज ऐसी थी मानो कोई पुराना कब्रिस्तान चीख रहा हो। तुम दोनों ने मुझे चुनौती दी थी। वीरेंद्र सिंह को मोहरा बनाकर तुम बच निकले थे, लेकिन अब खेल खत्म। आज तुम दोनों की रूह हमेशा के लिए मेरी इस अनंत काल कोठरी में कैद हो जाएगी। अमान ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए जोर से चीखा, तारांकन शिवम, भाग जा, इसे रोक। और उसी पल अमान की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं।
उसकी रूह उसके शरीर को छोड़कर हवा में विलीन हो गई और उस साये ने अपने काले धुएं से अमान के शरीर को पूरी तरह राख बना दिया। मैं पागलों की तरह चीखता हुआ दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक लंबी अनंत सुरंग थी, जिसके दोनों तरफ अनगिनत मृत आत्माएं जंजीरों से बंधी हुई थीं और मुझे देखकर हंस रही थीं। अंतहीन साया और कभी न खत्म होने वाला सफर। उस रात के बाद उस शहर में राहुल और मुझे किसी ने नहीं देखा। पुलिस ने बहुत छानबीन की, हमारे फ्लैट की तलाशी ली, लेकिन उन्हें सिर्फ राख का एक ढेर और दीवारों पर खून से लिखे हुए कुछ प्राचीन प्रतीक मिले। आज इस कहानी को लिखे हुए कितना वक्त बीत चुका है, मुझे खुद नहीं पता। समय का अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मैं कहाँ हूँ? शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, या शायद मैं उसी श्रापित हवेली के किसी अंधेरे कोने में सदियों से कैद हूँ। मेरा शरीर भले ही इस दुनिया से जा चुका हो, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी ये आवाज आज भी उस काले साये की कैदी बनकर भटक रही है। और जब कभी दुनिया के किसी भी कोने में रात के ठीक 12 बजते हैं और अगर आप अपने फोन पर या अपने कमरे के सन्नाटे में ये सुने ठक ठक ठक, तो समझ लीजिएगा कि श्रापित हवेली का मालिक अब आपके बहुत करीब आ चुका है और शायद वो आपका ही दरवाज खटखटा रहा है। नरक का गलियारा, जहां समय और दिशाएं दम तोड़ देती हैं। अमान की चीख के साथ ही इस दुनिया के सारे भौतिक नियम, सारे प्राकृतिक कानून और जीवन का हर एक समीकरण जैसे एक झटके में शून्य हो गया। मेरे सामने खड़ा वो विकृत बहुरूपी साया कोई साधारण भूत या प्रेत नहीं था। वो इस ब्रह्मांड की उस प्राचीन और मलिन ऊर्जा का प्रतिरूप था, जो सदियों से इंसानी डर, लालच और खून की प्यास पर पलती आई है। उसका काला धुआं पूरे कमरे में इस तरह फैल गया मानो कोई गहरी खदान का सड़ता हुआ मलबा बाहर आ गया हो। हवा में ऐसा दबाव बना कि मेरे फेफड़ों की हवा एक बार में ही बाहर निकल गई। तू क्या समझता है शिवम? उस साये की आवाज मेरे कानों के पर्दे चीरती हुई सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंजी। तारांकन शहर बदलने से, राज्य बदलने से या आसमान बदल लेने से तेरी रूह का पता बदल जाएगा? तू जहां भी जाएगा मेरी बनाई हुई परछाइयों के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। तू मेरी ही दुनिया का एक टुकड़ा है। मैं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा था। मेरी आंखों के सामने अमान की जली हुई राख बिखरी हुई थी। उस राख से उठती हुई एक अजीब सी नीली लौ धीरे धीरे हवा में तैरने लगी और देखते ही देखते उस लौ में से अमान की वो दर्दनाक आवाज दोबारा गूंज उठी, तारांकन शिवम, मदद कर, यहां बहुत अंधेरा है, यहां कोई अंत नहीं है। मैं पागलों की तरह चीख पड़ा, अमान, अमान। लेकिन वो अमान नहीं था। वो उस साये का एक और मनोवैज्ञानिक प्रपंच था जो मेरी भावनाओं से खेल रहा था, ताकि मेरे भीतर का बचा कुचा हौसला भी पूरी तरह टूट जाए। तभी मेरे कमरे की दीवारें अचानक भीतर की तरफ धंसने लगीं। सीमेंट और ईंटें गायब होने लगी और उनकी जगह सदियों पुरानी, पपड़ी उखड़ी हुई, सड़ी हुई मिट्टी की दीवारें उभर आईं। हमारे उस आधुनिक फ्लैट का ड्राइंग रूम धीरे धीरे उसी श्रापित हवेली के उस भयानक अंतहीन गलियारे में बदलने लगा जहां से हमारी बर्बादी की शुरुआत हुई थी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें फिर से प्रकट हो गईं। उन तस्वीरों में वे तमाम लोग थे जो सदियों पहले इस हवेली में गायब हुए थे, और उन सबकी आंखें अब खून की तरह लाल थीं और वे सब के सब सीधे मेरी तरफ देख रहे थे। अनंत काल कोठरी और मृत आत्माओं का विलाप। साये ने अपना एक विकृत, लंबा और बर्फीले ठंडक से भरा हाथ मेरी गर्दन पर रखा। जैसे ही उसका वो काला पंजा मेरी त्वचा से छुआ, मेरे शरीर की एक एक नस में सुइयां चुभने लगी। मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर का खून धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है और मेरी यादें, मेरा अतीत, मेरा नाम, सब कुछ उस साये के भीतर खींचा जा रहा है। अब तेरा जिस्म यहाँ रहेगा और तेरी रूह इस काल कोठरी की अनंत दीवारों में ईंट बनकर जुड़ेगी। साया शैतानी हंसी के साथ गरजा। चारों तरफ से अजीब अजीब सी चीखें आने लगीं। ऐसा लगा मानो हजारों मरे हुए लोग एक साथ रो रहे हों, तड़प रहे हों। फर्श पर बिछी धूल से इंसानी हाथ बाहर निकलने लगे और मेरे पैरों को जकड़ने लगे। मैं खुद को छुड़ाने के लिए तड़प रहा था, लेकिन वे ठंडे और मवाद से भरे हाथ लोहे की जंजीरों जितने मजबूत थे। तभी उसी धुंध के बीच से एक और आकृति उभरी। वो ठाकुर वीरेंद्र सिंह का साया था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई सुकून या राहत नहीं थी। उसका चेहरा भी उस महादानव के नियंत्रण में पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से खून की धारा बह रही थी और उसके हाथ में एक लोहे की भारी जंजीर थी। वीरेंद्र सिंह ने भारी रोष से भरी आवाज में कहा, तारांकन, तूने मेरी हवेली को छेड़ा, तूने उस खजाने और उस डायरी को छुआ, तूने हमारे दफन किए हुए पापों को हवा दी। अब इस जुर्म की सजा तुझे भी भुगतनी होगी। मुझे समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। राहुल का कोई पता नहीं था, अमान जा चुका था और मैं इस खौफनाक परलोक के चक्रव्यूह में अकेला फंस चुका था। साये ने मुझे जमीन से उठाकर हवा में लटका दिया। मेरे सीने पर उसका दबाव बढ़ता गया।
मेरी आंखें बंद होने लगीं, सांसें उखड़ने लगीं और दुनिया का शोर धीरे धीरे एक गहरी, मूक, खामोश काली रात में बदलने लगा। जब दुनिया सोती है तब वो जागता है, लेकिन मौत भी इतनी आसानी से मुझे नहीं बख्शना चाहती थी। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जो न तो मेरा फ्लैट था और न ही वो हवेली। मैं अपने शहर के बीचों बीच एक सुनसान, वीरान सड़क के किनारे फुटपाथ पर बेसुध पड़ा था। सुबह के 4 बज रहे थे। हल्की धुंध छाई हुई थी और सड़कों पर सन्नाटा था। कोई 1-2 गाड़ियां ही दूर से गुजर रही थीं। मैंने हाफते हुए अपने सीने को टटोला। वहां कोई घाव नहीं था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्या वो एक बहुत बुरा सपना था? क्या मेरा दिमाग उस खौफनाक हादसे की वजह से पैरानॉइड हो चुका था? मैं कांपते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ भागा। मैंने सोचा कि शायद अब सब ठीक हो गया है, शायद मैं बच गया हूं। मैंने अपना घर का दरवाजा खोला। अंदर सब शांत था। राहुल अपने कमरे में सोया हुआ था, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगा। मैंने राहत की लंबी सांस ली और अपने बेडरूम में आकर बेड पर लेट गया। मैंने खुद से कहा, सब ठीक है, वो सिर्फ एक वहम था। थकान की वजह से मेरी आंख लग गई। और फिर ठीक रात के 12 बजे मेरे सिरहाने रखे फोन ने चीखना शुरू किया। रिंगटोन नहीं बजी, सिर्फ एक अजीब सी भारी गड़गड़ाहट और उसके बाद स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर उभरा। मेरा दिल मुंह को आ गया। मैंने कांपते हुए फोन की स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर कॉलर का नाम कोई नंबर नहीं था, बल्कि वहां खून के रंग में लिखा था मालिक। और उसी पल मेरे कमरे की खिड़की का शीशा अपने आप धीरे से खुला। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी और उस बारिश की बूंदों के बीच से एक जानी पहचानी, भारी और संभली हुई कदमों की आवाज मेरे ठीक दरवाजे के बाहर गूंजी। ठक ठक ठक। मैंने अपनी रजाई से मुंह ढक लिया और रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन वो आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो दरवाजे के अगदी नजदीक आ चुकी थी और उसके ठीक बाद दरवाजे के ताले में किसी ने अपनी ठंडी उंगलियां डाल दी। दरवाजे की कुंडी धीरे से घूमी, चररर, और कमरे के उस गाढ़े अंधेरे से किसी की फुसफुसाहट मेरे ठीक कान के पास सुनाई दी। तू अपने घर वापस आ गया, पर क्या तुझे लगा कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? अब दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले ही तेरे अंदर आ चुका हूं। आज मैं इस कहानी को लिख रहा हूं, लेकिन अगर कभी आपके फोन पर भी रात के 12 बजे ऐसा कोई अज्ञात नंबर आए या आपके कमरे के कोने से कोई भारी कदम सुनाई दे, तो भूल कर भी पीछे मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि श्रापित हवेली का वो साया अब आपकी ही परछाई बनकर आपके पीछे खड़ा हो और बस आपकी अगली पलक झपकने का इंतजार कर रहा हो। परछाइयों का शहर और वहशी सन्नाटा। उस रात के बाद से मेरा शरीर तो इस दुनिया में था, लेकिन मेरी रूह का आधा हिस्सा उस काल कोठरी में ही छूट चुका था। राहुल, जो उस रात हमारे फ्लैट के दूसरे कमरे में सोया हुआ था, उसे इस बात की कोई भनक तक नहीं थी कि उसके आसपास क्या तांडव चल रहा था। जब अगली सुबह वो उठा और उसने मुझे बदहवास, पसीने से लथपथ और पागलों की तरह बिस्तर पर बैठे देखा तो वो घबरा गया। शिवम, क्या हुआ भाई? तू इस तरह क्यों कांप रहा है? राहुल ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर हिलाया। मैंने अपनी सूजी हुई और लाल आंखों से उसकी तरफ देखा। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अमान की मौत का सदमा और उस साये का खौफ मेरे गले में किसी पत्थर की तरह अटका हुआ था। मैंने राहुल को सब कुछ बताना चाहा, उस हवेली से लेकर इस नए शहर के अपार्टमेंट तक की हर डरावनी हकीकत। लेकिन जैसे ही मैंने अमान का नाम लेना चाहा, मेरे गले से एक भी शब्द बाहर नहीं आया। मेरा मुंह सिल सा गया था। राहुल ने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की जिद की, लेकिन मैं जानता था कि इस बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। ये किसी मेडिकल रिपोर्ट या मानसिक तनाव का मामला नहीं था। ये सीधी सादी एक ऐसी तांत्रिक जंग थी जिसमें हम ही दांव पर लगे थे। उस दिन के बाद से हमारा घर किसी श्मशान से भी बदतर हो गया। फ्लैट के भीतर का तापमान हमेशा गिरा रहता था। बड़ी ई बंद होने के बावजूद दीवारों पर बर्फ जैसी ठंडक जमी रहती थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि राहुल को भी धीरे धीरे कुछ अजीब एहसास होने लगे थे। वो अक्सर कहता, शिवम, तुझे नहीं लगता कि इस घर में कोई हमारे अलावा भी है? जब मैं किचन में होता हूं तो ऐसा लगता है कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है, और जब मैं पलट कर देखता हूं तो वहां सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं होता। मैं उसे क्या बताता? वो साया अब सिर्फ मेरा पीछा नहीं कर रहा था, वो धीरे धीरे हमारे पूरे आशियाने को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। जब आईने का सच सामने आया, एक शाम जब राहुल ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था और मैं अकेला फ्लैट में था, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे होश हमेशा के लिए उड़ा दिए। शाम के 5:30 बज रहे थे। बाहर आसमान में काले बादल घिराए थे और मूसलाधार बारिश की वजह से अंधेरा छाने लगा था। मैंने बाथरूम में जाकर मुंह धोने का फैसला किया। मैंने नल खोला और बेसिन के ऊपर लगे बड़े से आयताकार आईने में अपना चेहरा देखा। शुरुआत में सब सामान्य था।
लेकिन तभी बेसिन का बहता हुआ पानी अचानक लाल रंग में बदलने लगा, खून की तरह गाढ़ा और लाल। मैं डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़ना चाहा, आईने के भीतर से एक हाथ बाहर निकला और उसने मेरी कॉलर कसकर पकड़ ली। वो कोई आम हाथ नहीं था, वो एक जला हुआ, सड़ा हुआ और हड्डियों से चिपका हुआ पंजा था, बिल्कुल ठाकुर वीरेंद्र सिंह या उस तांत्रिक साये जैसा। कहाँ भागेगा शिवम? आईने के अंदर से एक गूंजती हुई खौफनाक आवाज आई। तारांकन, तूने सोचा था कि शहर बदलने से तेरा सौदा रद्द हो जाएगा? तू मेरा मेहमान है और मेहमान इतनी आसानी से घर छोड़कर नहीं जाते। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पंजे से खुद को छुड़ाया और पागलों की तरह बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर भाग आया। मेरी छाती इस तरह धड़क रही थी मानो अभी बाहर निकल आएगी। मैंने कांपते हुए आईने की तरफ देखा, वहां मेरा अक्स नहीं था। बेसिन में खून बह रहा था और आईने की कांच पर खून से एक ही शब्द लिखा था, अंत आ गया है। राहुल की तबाही और हवेली का वापसी का रास्ता। रात गहरी हो चुकी थी। राहुल जब ऑफिस से वापस लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो सीधा सोफे पर बैठ गया और हांफते हुए बोला, शिवम, आज ऑफिस में मेरे साथ बहुत अजीब हुआ। जब मैं कैबिन में अकेला था तो अचानक मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं खुला, बल्कि उस पर किसी पुरानी हवेली की तस्वीर आ गई और स्क्रीन पर खून से टाइप होने लगा, तू अपने दोस्त को बचा नहीं पाया, अब तेरी बारी है। मेरा दिल बैठ गया। मैंने राहुल को गले से लगा लिया और रोते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। अमान की मौत, वो गुप्त कमरा, वो तांत्रिक साया और वो श्रापित हवेली। राहुल की आंखों में खौफ और गुस्से के आंसू आ गए। वो चिल्ला उठा, तो तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अमान चला गया और हम चुपचाप बैठे रहे। हम कुछ नहीं कर सकते राहुल, मैंने टूट चुके स्वर में कहा। वो ताकत इस दुनिया की नहीं है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन राहुल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, अगर वो ताकत इस दुनिया की नहीं है तो हमें उसी की भाषा में जवाब देना होगा। हमें एक बार फिर उस हवेली की तरफ लौटना होगा। उस तांत्रिक साये का अंत वहीं से शुरू हुआ था और उसका खात्मा भी वहीं होगा। शुरुआत में मैं इस पागलपन के सख्त खिलाफ था, लेकिन राहुल की जिद और हमारे सामने मंडराते मौत के साये ने हमें मजबूर कर दिया। हमें समझ आ गया था कि भागने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, या तो उस साये को खत्म करना होगा या खुद उसकी बलि चढ़ानी होगी। खंडहर की तरफ अंतिम सफर। अगले ही दिन हमने अपनी गाड़ियां उठाईं और वापस उत्तर प्रदेश के उस सुनसान गांव की तरफ निकल पड़े। ये सफर किसी बुरे सपने जैसा था। जैसे जैसे हम उस जिले के करीब पहुंचते गए, मौसम बिगड़ता गया। आसमान पूरी तरह खून की तरह लाल बादलों से ढक गया। गांव के रास्ते पर जब हमने अपनी कार रोकी तो वहां का नजारा देखकर हमारी रूह कांप उठी। वो गांव जो कभी थोड़ा बहुत आबाद हुआ करता था, अब पूरी तरह वीरान और खंडहर में बदल चुका था। गांव के लोगों ने डर के मारे अपने घर छोड़ दिए थे। गलियों में सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी सड़न की बू घुली हुई थी। जब हम उस श्रापित हवेली के सामने पहुंचे तो उसकी भयानक बनावट देखकर राहुल के भी पांव डगमगा गए। हवेली अब पहले से कहीं अधिक बड़ी, विकृत और काली लग रही थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियों से नीली लपटें बाहर आ रही थीं और छत पर हजारों की संख्या में काले कपे औ की मात्रा वे एक साथ बैठकर अजीब सी चीखें निकाल रहे थे। यही है वो नरक, मैंने फुसफुसाया। चल अंदर चलते हैं, राहुल ने अपनी जेब से एक लोहे काड़ा और कुछ खास तांत्रिक जड़ी बूटियां निकालते हुए कहा, जो उसने किसी जानकार से ली थीं। हमने हवेली के मुख्य जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया। चररर, दरवाजा खुला। अंदर कदम रखते ही हवा का तापमान एक ही सेकंड में 0 से नीचे चला गया। हमारे मुंह से धुएं के गुबार निकलने लगे। फर्श पर मकड़ी के जालों के बीच इंसानी खोपड़ियां बिखरी हुई थीं। हम बिना डरे सीधे ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़े। वो लंबा गलियारा जहां कभी ठाकुर वीरेंद्र सिंह की तस्वीर टंगी थी, उस दीवार के पास पहुंचकर हमने देखा कि वो तस्वीर अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह दीवार पर एक बड़ा सा काला गड्ढा बन चुका था, जिसके अंदर से गर्म हवा और चीखें आ रही थीं। महायुद्ध और परछाइयों का चक्रव्यूह। जैसे ही हम उस गुप्त कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप जोरदार धमाके के साथ खुल गया। वहां बीचों बीच जमीन पर वही नीला हवन कुंड जल रहा था। उस कुंड के चारों तरफ अनगिनत धुंधली परछाइयां बैठी थीं। वे लोग थे जो सदियों से इस हवेली में गायब हुए थे। और उन सबके बीच हवा में तैरता हुआ वो महादानव, वो काला साया, अपनी लाल दहकती हुई आंखों से हमारी तरफ देख रहा था। साये की हंसी से पूरी हवेली हिल उठी। वाह शिवम, तू अपनी मर्जी से मेरे पास वापस आ गया और साथ में अपने इस दूसरे दोस्त राहुल को भी ले आया। बड़ा वफादार याराना है तुम्हारा। आज मैं तुम दोनों की रूह को इस कुंड में होम कर दूंगा। साये ने अपना एक लंबा काला हाथ आगे बढ़ाया। राहुल ने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी जेब से वो तांत्रिक जड़ी बूटी और नमक निकालकर सीधे उस नीले हवन कुंड में फेंक दिया।
धड़ाका। जैसे ही वो जड़ी बूटी कुंड में गिरी, नीली लपटें अचानक सुनहरी और तेज रोशनी में बदल गईं। उस रोशनी की चमक इतनी तीव्र थी कि उस साये की चीख निकल गई। ये क्या किया तुमने? साया गुस्से से पागल हो गया। उसने एक झटके में हवा से राहुल को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। राहुल के मुंह से खून की धारा बह निकली। राहुल! मैं चीख पड़ा। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी, वहां पास ही टूटी हुई एक लोहे की भारी रॉड उठाई और सीधे उस साये की तरफ दौड़ा। लेकिन मेरी वो लोहे की रॉड उसके शरीर से ऐसे गुजर गई जैसे वो महज धुआं हो। साये ने मुझे एक ही झटके में हवा में उठा लिया। उसने अपना ठंडा पंजा मेरे गले पर कस दिया। मेरी सांसें टूटने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तेरा खेल खत्म शिवम, साये ने फुसफुसाया। अंतिम आहुति और आजादी की कीमत। तभी उसी धुंध और नीली रोशनी के बीच से एक और आकृति प्रकट हुई। वो ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा थी। इस बार वीरेंद्र सिंह के चेहरे पर कोई क्रूरता नहीं थी। उसकी आंखों में पछतावा था और उसके हाथों में एक प्राचीन तलवार थी। उसने उस काले साये की तरफ देखते हुए दहाड़ लगाई। तूने सदियों से मेरे परिवार और इस जमीन को अपनी गुलामी में रखा है। आज मेरा और मेरे खानदान का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। वीरेंद्र सिंह ने अपनी वो प्राचीन तलवार सीधे उस काले साये के सीने में उतार दी। एक कान के पर्दे फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ। पूरी हवेली की दीवारें दरकने लगीं, छत के बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। वो महादानव दर्द से छटपटाने लगा, उसकी परछाइयां बिखरने लगीं। वीरेंद्र सिंह ने मुझे अपनी पकड़ से आजाद करते हुए चिल्लाकर कहा, तारांकन, भागो यहां से। यह हवेली अब ढह रही है और इस साये के साथ मेरा अंत भी यहीं लिखा है। मैंने जमीन पर पड़े हुए घायल राहुल को उठाया और अपनी पूरी ताकत झोंककर मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। हमारे पीछे हवेली की छत ढह रही थी, पत्थर गिर रहे थे और काले साये की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। हम किसी तरह घसीटते हुए मुख्य दरवाजे से बाहर खुले, आसमान के नीचे आ गिरे और हमारे बाहर आते ही धड़ाम, वो पूरी श्रापित हवेली हमेशा के लिए मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। धूल का एक विशाल गुबार उठा और उसके बाद सब शांत हो गया। और अब सन्नाटा है। आज इस घटना को बीते हुए लंबा वक्त बीत चुका है। राहुल अस्पताल से ठीक होकर अपने घर लौट चुका है। हम दोनों ने उस शहर को, उस राज्य को और उस अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। वो हवेली अब इस दुनिया में नहीं है। वहां सिर्फ मिट्टी और ईंटों का एक दबा हुआ ढेर है। वह काला साया भी उस धमाके के साथ अनंत काल में विलीन हो चुका है। मेरे फोन पर अब कभी कोई अज्ञात कॉल नहीं आती। आईने में मेरा अक्स अब पूरी तरह मेरा ही चेहरा दिखाता है और रात के 12 बजे मेरे कमरे की दीवारें नहीं कांपती। सब कुछ शांत है, बिल्कुल शांत। लेकिन फिर भी कभी कभी जब मैं बहुत गहरी रात में अपनी खिड़की से बाहर देखता हूं और जब हवा का कोई ठंडा झोंका मेरे कान के पास से गुजरता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत धीमी आवाज में फुसफुसा रहा है। मैं गया नहीं हूं, मैं बस इंतजार कर रहा हूं। मलबे के नीचे दबी हुई दास्तां और एक नया खौफ। हवेली के मलबे में तब्दील हो जाने के बाद हमें लगा था कि वो खौफनाक अध्याय हमेशा के लिए दफना दिया गया है। उत्तर प्रदेश के उस सुनसान गांव से दूर हमने मध्य प्रदेश के एक शांत और अनजाने शहर में शरण ली थी। राहुल के शरीर के घाव तो भर चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में वो भयानक रात आज भी जिंदा थी। हम दोनों ने एक दूसरे से कभी उस बारे में बात नहीं की, मानो खामोशी ही हमारे जीने का एकमात्र जरिया बन गई हो। 1 महीना शांति से बीत गया, लेकिन कुदरत का नियम है कि जो चीजें पूरी तरह जलाई नहीं जाती, उनकी राख से चिंगारियां फिर सुलग उठती हैं। घटना के ठीक 42वें दिन रात के ठीक 1:30 बज रहे थे। हमारे किराए के मकान के बाहर अचानक किसी भारी वाहन के रुकने की आवाज आई। एक ट्रैक्टर या ट्रक के टायरों की घरघराहट शांत गली में गूंज उठी। राहुल और मैं दोनों एक साथ चौंककर बिस्तर से उठ बैठे। तूने सुना? राहुल ने कांपते हुए स्वर में पूछा। मैंने बिना कुछ कहे खिड़की के पर्दे को थोड़ा सा सरकाया और नीचे सड़क की तरफ देखा। सड़क पर कोई वाहन नहीं था। वहां सिर्फ एक पुरानी जंग लगी हुई साइकिल के पहिए घूमने की आवाज आ रही थी, चूं चूं चूं, और उस साइकिल पर कोई बैठा था। उसका शरीर पूरी तरह एक काले कफन से ढका हुआ था। वो शख्स हमारी खिड़की के ठीक नीचे आकर रुका। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी जलती हुई लाल आंखों से सीधे मेरी तरफ देखा। मेरा खून जम गया। वह चेहरा वो ठाकुर वीरेंद्र सिंह का नहीं था और न ही वो उस तांत्रिक साये का था। वो चेहरा किसी और का था, एक ऐसे इंसान का जिसे हमने कभी देखा नहीं था, लेकिन जिसकी परछाई हमारे अंदर बस चुकी थी। जब दीवारों ने बोलना शुरू किया, उस रात के बाद से हमारे घर की दीवारें जैसे जीवित हो उठीं। दिन के उजाले में सब कुछ ठीक रहता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, हमारे घर की सफेद दीवारों पर अपने आप काले और लाल रंग के निशान उभरने लगते। वे कोई साधारण धब्बे नहीं थे,
वे उत्तर प्रदेश की उस श्रापित हवेली के नक्शे और उन गुप्त कमरों के चित्र थे जिन्हें हमने अपनी आंखों से देखा था। राहुल मानसिक रूप से टूटने लगा था। वो हर वक्त दीवारों को घूरता रहता और बुदबुदाता तारांकन हम मलबे को छोड़ आए थे, पर उसने मलबे को हमारे भीतर बसा लिया है। हम नहीं बच सकते शिवम। एक शाम जब राहुल कमरे में अकेला था, मैं किचन में कुछ बना रहा था। अचानक राहुल की एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे घर में गूंज उठी। मैं भागा हुआ उसके कमरे में पहुंचा। कमरे का नजारा देखकर मेरी चीख निकल गई। राहुल अपने बिस्तर पर नहीं था। उसका पूरा कमरा हवा में तैर रहा था। तस्वीरें, किताबें, टेबल, कुर्सियां, सब कुछ गुरुत्वाकर्षण के नियमों के खिलाफ छत से चिपके हुए थे और बीचों बीच फर्श पर एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका था जिसके अंदर से खौलते हुए तेल जैसी कालिख और जलती हुई हड्डियों की दुर्गंध आ रही थी। राहुल उस गड्ढे के बिल्कुल किनारे पर लटका हुआ था। कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच रही थी। शिवम, बचा ले मुझे, राहुल चीख पड़ा। उसके हाथ की नसें तन चुकी थीं। मैंने बिना एक पल गंवाए छलांग लगाई और राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन नीचे से जो खिंचाव आ रहा था वो किसी इंसानी ताकत से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। तभी उस गड्ढे के अंधेरे से एक काला लंबा हाथ बाहर निकला। वो हाथ सीधे राहुल के पैर पर जा लिपटा। उस हाथ के नाखून लोहे जितने नुकीले थे और उनसे खून टपक रहा था। साये की भारी और गूंजती हुई आवाज उस गड्ढे के भीतर से गूंजी। तुम दोनों ने बड़ी चालबाजी की थी। तुमने सोचा कि हवेली गिरा देने से मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। मूर्ख इंसानों, हवेली तो सिर्फ एक शरीर थी और मैं उसकी आत्मा हूं, और अब ये आत्मा तुम्हारे इस घर को अपनी नई हवेली बनाएगी। रूह का बंटवारा और दूसरा पड़ाव। राहुल, अपना हाथ मत छोड़ना, मैं रोते हुए चिल्लाया। लेकिन राहुल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा समर्पण था। उसने धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, तारांकन शिवम, हम इस बला से नहीं जीत सकते। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मुझे जाने दे। नहीं राहुल, पागल मत बन। अपना ध्यान रखना भाई। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, राहुल ने अपना हाथ मेरे हाथ से खुद ही छुड़ा लिया। वो उस खौफनाक गड्ढे के अंदर गिर पड़ा। राहुल की एक आखिरी चीखती हुई आवाज हवा में गूंजी और उसके तुरंत बाद वो गड्ढा धीरे धीरे बंद हो गया। फर्श वापस पहले जैसा चिकना और सफेद हो गया, मानो वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा। मेरे हाथ सुन्न पड़ चुके थे, मेरी आंखों से आंसू सूख चुके थे। मैं पूरी तरह अकेला, लाचार और उस विकृत परछाइयों के समंदर के बीच घिरा हुआ था। पुलिस आई, जांच हुई। राहुल के अचानक गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन पुलिस को कभी कोई सबूत नहीं मिला। वे मान बैठे कि राहुल किसी मानसिक तनाव या डिप्रेशन की वजह से कहीं भाग गया है या आत्महत्या कर चुका है। लेकिन मैं जानता था कि सच क्या था। राहुल मरा नहीं था, वो अब उस साये की अनंत काल कोठरी का हिस्सा बन चुका था। अंतहीन सफर और वो अंतिम चेतावनी। आज इस घटना को हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है। मैंने शहर, देश और अपनी पहचान सब कुछ बदल लिया है। मैं अब एक ऐसी जगह पर रहता हूं जहां चारों तरफ समुद्र है, जहां कोई पुरानी हवेली नहीं है, कोई खंडहर नहीं है, कोई दीवारें नहीं हैं जिन पर खून के निशान उभर सकें। लेकिन साया कभी अपना पीछा नहीं छोड़ता। अब मुझे दीवारों की जरूरत नहीं पड़ती। वो साया सीधे मेरे भीतर उतर चुका है। जब मैं आईने में देखता हूं तो मेरा चेहरा मेरा नहीं लगता। मेरी आंखों की पुतलियां पूरी तरह लाल हो चुकी हैं और जब मैं बोलता हूं तो मेरी आवाज के साथ एक और भारी गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, वही ठाकुर वीरेंद्र सिंह की या शायद उस महादानव की। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती और न ही इसका कोई सुखद अंत है, क्योंकि अब जब रात के ठीक 12 बजते हैं और दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब मेरे ही भीतर से एक आवाज गूंजती है, ठक ठक ठक, और फिर वही धीमी शैतानी हंसी पूरे कमरे में फैल जाती है। तारांकन, हाहा, तुम बहुत जल्द अपने दोस्त राहुल से मिलने वाले हो। बस अपनी पलकें मत झपकाना। समुद्र किनारे का एकांत और भीतरी प्रलय। मध्य प्रदेश के उस भयानक फ्लैट को छोड़ने के बाद मैंने दक्षिण भारत के एक बेहद शांत और एकांत समुद्र तटीय गांव में शरण ली थी। यहाँ दूर दूर तक कोई बड़ी इमारत नहीं थी, सिर्फ नारियल के ऊंचे पेड़, लहरों की लगातार गूंजती हुई थाप और मछुआरों की कुछ छोटी छोटी झोपड़ियां थीं। मुझे लगा था कि शायद समुद्र की ये खुली हवा और अनंत नीला पानी उस खौफनाक साये की ताकतों को कमजोर कर देगा। मैंने समुद्र के ठीक सामने एक छोटी सी लकड़ी की कुटिया किराए पर ली थी। दिन के वक्त जब मैं समुद्र के किनारे रेत पर टहलता तो मुझे अपनी उजड़ी हुई जिंदगी पर तरस आता। राहुल का वो इस तरह गायब हो जाना, अमान का दर्दनाक अंत और मेरा खुद के भीतर ही टूटते चले जाना। लेकिन मेरा ये भ्रम भी बहुत जल्द टूटने वाला था। समुद्र कितना भी गहरा और शांत क्यों न हो,
उसके भीतर उठने वाले तूफान को कोई नहीं रोक सकता, ठीक वैसे ही जैसे वो साया अब मेरे जिस्म और रूह के बीच एक अदृश्य तूफान बनकर तांडव कर रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन एक पूर्णिमा की रात को जब समुद्र में भयंकर ज्वार आया हुआ था, मेरे उस एकांत का अंत हो गया। जब लहरों के साथ उठी पुरानी परछाइयां, रात के ठीक 12 बज रहे थे। बाहर समुद्र की लहरें बहुत जोर जोर से चट्टानों से टकरा रही थी। तेज हवाओं की वजह से मेरी कुटिया के लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से चीख रही थीं, चर चर। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी मुझे बाहर रेत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। छप छप छप, गीली रेत पर भारी जूतों के पड़ने की आवाज। मेरा दिल दहल गया। इस वीरान तट पर आधी रात के वक्त कौन आ सकता था, और सबसे बड़ी बात उसकी चाल वही थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता था। ठक ठक ठक। अब वो आवाज रेत पर भी वैसी ही गूंज रही थी, मानो जमीन कोई ठोस पत्थर हो। मैंने कांपते हुए उठकर खिड़की से बाहर झांका। चांदनी रात में समुद्र के उस सफेद झाग के बीच एक लंबा काला साया खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी दोनों लाल आंखें सीधे मेरी कुटिया की खिड़की की तरफ देख रही थी। और उसके ठीक बगल में रेत पर कोई और भी खड़ा था। वो राहुल था। राहुल का शरीर पूरी तरह गीला था, उसकी आंखें खाली और सफेद थीं, और उसके गले पर वही काले पंजे के निशान थे जो उस गड्ढे में बने थे। राहुल ने अपनी सुन्न और डरावनी आवाज में मुझे पुकारा, तारांकन शिवम, दरवाजा खोल दे। बाहर बहुत ठंड है, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। अमान भी यहीं है। मेरी रूह कांप उठी। मेरे मुंह से चीख निकलना चाहती थी, लेकिन मेरा गला जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। तभी उस काले साए ने अपना हाथ हवा में उठाया और समुद्र का पानी अचानक उल्टा बहने लगा। लहरें तट से दूर जाने के बजाय मेरी कुटिया के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगीं। और वो पानी साधारण पानी नहीं था, वो पूरी तरह गाढ़ा लाल खून था। कुटिया के भीतर उतरा नरक। अगले ही पल मेरी कुटिया का दरवाजा अपने आप अंदर की तरफ टूटकर गिर पड़ा। खून से लथपथ वो लाल पानी बहते हुए मेरे कमरे के फर्श पर फैल गया। राहुल उस खून के बीचों बीच खड़ा था, और उसके पीछे वो महादानव, वो साया हवा में तैर रहा था। साए ने अपनी गूंजती हुई खौफनाक आवाज में कहा, तारांकन, तूने क्या सोचा था शिवम, कि समुद्र पार कर लेने से या पहाड़ों के पीछे छुप जाने से तू मुझसे बच जाएगा? मूर्ख, जिस दिन तूने उस श्रापित हवेली की दहलीज पर पहला कदम रखा था, उसी दिन तेरी रूह की रजिस्ट्री मेरे नाम हो चुकी थी। तू मेरा घर है और मैं तेरा मुकद्दर। राहुल धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी हुई लोहे की चेन थी, वही चेन जो उस हवेली के गुप्त कमरे में लटकी रहती थी। राहुल, होश में आ, मैं तेरा शिवम हूं, मैंने रोते हुए उससे कहा। लेकिन राहुल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो एक कठपुतली की तरह आगे बढ़ रहा था। उसने बिना एक शब्द बोले वो लोहे की चेन तेजी से मेरे दोनों हाथों पर लपेट दी और मुझे कसकर जकड़ लिया। वो चेन इतनी ठंडी थी कि मेरी हड्डियां तक जम गईं। साया हवा से उतरकर मेरे ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा आग और धुएं का एक भयानक मिश्रण था। उसने अपना एक लंबा काला पंजा मेरे माथे पर रखा। उस स्पर्श के साथ ही मेरे दिमाग के सारे दरवाजे खुल गए। मुझे वहशी अतीत के वे सारे दृश्य एक साथ दिखाई देने लगे जो सदियों पहले उस हवेली में हुए थे। ठाकुर वीरेंद्र सिंह का वो लालच, उसके परिवार की तड़प, उस तांत्रिक की खूनी अनुष्ठान और उन अनगिनत बेकसूर इंसानों की चीखें जो उस हवेली की भेंट चढ़ चुके थे। मुझे समझ आ गया कि मैं कोई अलग इंसान नहीं हूँ। मैं उसी लंबी श्रृंखला की आखिरी कड़ी हूँ जिसका काम इस भयानक साए को इस दुनिया में हमेशा के लिए अमर रखना है। खुद से ही जंग और अंतहीन अंधेरा नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैंने अपनी आखिरी ताकत बटोरकर चिल्लाने की कोशिश की। मैंने अपनी रूह के भीतर दबी हुई उस जिजीविषा को जगाया जो अब तक हार नहीं मान रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों से उस लोहे की चेन को तोड़ने की कोशिश की। मेरे भीतर एक भयंकर मानसिक युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ उस प्राचीन महादानव की असीम और खौफनाक ताकत थी, और दूसरी तरफ मेरी जीने की वो आखिरी इच्छा जो मेरे दोस्तों अमान और राहुल की यादों से जुड़ी हुई थी। अमान, राहुल, मैंने मन ही मन पुकारा। तभी मेरे सीने के भीतर से अचानक एक हल्की सी सुनहरी रोशनी की किरण फूटी। वही रोशनी जो उस दिन उस हवन कुंड से निकली थी जब हमने पहली बार उस साए को ललकारा था। वो रोशनी भले ही बहुत कमजोर थी, लेकिन जैसे ही वो उस साए के काले धुएं से टकराई, साए की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। आह! साया दर्द से चिल्लाया। राहुल के शरीर में भी एक पल के लिए कंपन हुआ। उसकी आंखें नॉर्मल होने जैसी हुईं और उसने फुसफुसाकर कहा, तारांकन, भाग जा। शिवम, इस बार पीछे मत देखना। और इससे पहले कि वो साया संभलता, मैंने अपनी पूरी ताकत से उस जंजीर को झटका दिया और खिड़की से सीधे बाहर समुद्र के ठंडे पानी में छलांग लगा दी।
समुद्र की गहराई और वो साया आज भी जिंदा है। पानी का वो ठंडा थप्पड़ मेरे शरीर पर पड़ा। मैं तैरते हुए समुद्र के उस छोर की तरफ भागा जहां चट्टानें थीं। पीछे से उस कुटिया के जलने की और उस साये की भयानक चीखें हवा में गूंज रही थीं, ऐसी चीखें जिन्हें सुनकर पूरा आसमान दहल गया हो। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर उस गांव से दूर एक दूसरी सुनसान सड़क पर आ पहुंचा। मेरे जिस्म पर जख्म थे, हाथों पर उस जंजीर के जलने के निशान थे और मेरे पांव में छाले पड़े हुए थे। आज मैं इस कहानी को लिखते हुए इस बात को अच्छी तरह समझ चुका हूं कि मैं उस बला से पूरी तरह कभी नहीं बच पाया हूं। मैं भले ही समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाकर भाग आया हूं, भले ही मैं आज किसी दूसरे शहर में गुमनाम जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा एक हिस्सा, मेरी परछाई का वह काला टुकड़ा, आज भी उस कुटिया में, उस समुद्र के किनारे या शायद उस गिरी हुई हवेली के मलबे में ही छूट चुका है। क्योंकि जब भी रात के ठीक 12 बजते हैं और मैं अपने कमरे के किसी भी कोने में देखता हूं, चाहे वहां कोई आईना हो या ना हो, मुझे अपनी परछाई के पास एक दूसरी बेहद लंबी और लाल आंखों वाली परछाई हमेशा खड़ी दिखाई देती है और हवा में बहुत धीमी सी डरावनी आवाज गूंजती है, ठक ठक ठक। तू कितना भी भाग ले शिवम, अगली बार जब तू पलक झपकाएगा तो मैं तेरे सामने नहीं बल्कि तेरे बिल्कुल भीतर मिलूंगा। भीतरी शून्य और वह अंतिम गंतव्य। समुद्र तट की उस कुटिया से जान बचाकर भागने के बाद मैंने तय किया कि मैं अब किसी शहर, किसी गांव या किसी इंसानी बस्ती में नहीं रुकूंगा। बस्तियां, घर और दीवारें, ये सब उस साये के शिकार करने के साधन बन चुके थे। मैंने भारत के सबसे निर्मम, वीरान और पथरीले इलाकों में भटकना शुरू कर दिया। मैंने राजस्थान के उन थार के रेगिस्तानों का रुख किया जहां दिन में चिलचिलाती धूप इंसान को गला देती है और रात में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, या फिर हिमालय की उन बर्फीली और बंजर घाटियों में जहां परिंदा भी पर नहीं मारता। मुझे लगा था कि प्रकृति के इन चरम और निर्मल छोरों पर वो परछाई मेरा पीछा छोड़ देगी, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी और नासमझ भूल थी। वो साया अब बाहर नहीं था, वो मेरे भीतर बस चुका था। मेरे शरीर का खून अब धीमा पड़ने लगा था। मेरी सांसों में रेगिस्तान की धूल या पहाड़ों की ठंडक नहीं, बल्कि सड़े हुए मांस और जलती हुई चिता की दुर्गंध घुली रहती थी। जब मैं रेगिस्तान की रेतीले धोरों पर चलता तो मेरे पीछे सिर्फ मेरे पैरों के निशान नहीं होते थे, मेरे साथ साथ एक और बड़ा धुंधला और काला साया रेत पर घिसटता हुआ चलता था। और सबसे भयानक बात यह थी कि जब मैं रेगिस्तान की उस भयानक रातों में अकेले तंबू में बैठता तो मेरे कानों में वही जानी पहचानी आवाज गूंजती, ठक ठक ठक। रेत के बीच जहां कोई पक्का फर्श नहीं था, वहां भी भारी जूतों के कदमों की वो गूंज मेरे कलेजे को चीर देती थी। जब रेगिस्तान की रेत खून में बदल गई, घटना के ठीक 6 महीने बाद, मैं जैसलमेर के एक ऐसे वीरान हिस्से में था जहां सदियों पहले एक पूरा गांव एक ही रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, जिसे लोग कुलधरा के नाम से जानते हैं। मुझे लगा कि शायद मेरे और उस साये के बीच के अधूरे हिसाब को चुकाने की जगह यही है। पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद ऐसा लग रहा था जैसे खून से सना हुआ कोई बड़ा गोला हो। रेत की ठंडी हवा सरसरा रही थी। मैं कुलधरा के उन टूटे फूटे मकानों के बीचों बीच एक पुरानी पत्थर की छत के नीचे बैठा हुआ था। तभी दूर रेत के टीलों के उस पार से मुझे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वो कोई सामान्य मशाल की रोशनी नहीं थी, वो नीली और हरी लपटों वाला एक विशाल हवन कुंड था जो बिल्कुल हवा में तैर रहा था। और उस कुंड के चारों तरफ अनगिनत साये नाच रहे थे। अमान, राहुल और वे सैकड़ों बेकसूर लोग जो उस श्रापित हवेली में और उसके बाद अलग अलग जगहों पर मारे जा चुके थे। वे सब एक स्वर में मेरा नाम पुकार रहे थे, तारांकन शिवम, आजा, हम तेरा ही इंतजार कर रहे हैं, चक्र पूरा होने वाला है। रेत अचानक गर्म होने लगी। मेरे पांवों के नीचे की रेतीली जमीन धंसने लगी और वो बालू धीरे धीरे खून में बदलने लगी। मेरे चारों तरफ लाल खून का एक समंदर फैल गया और उस समंदर के बीचों बीच वही महादानव, वो काला साया, अपने विशालकाय और विकृत रूप में खड़ा हो गया। इस बार उसकी ऊंचाई आसमान को छू रही थी। उसकी हजारों लाल आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। साया अपनी गड़गड़ाहट भरी, ब्रह्मांड को फाड़ देने वाली आवाज में हंसा। तू कितना भी भागा शिवम, तूने हिमालय की बर्फ छानी, तूने रेगिस्तान की रेत नापी, पर तू भूल गया कि तू मेरे ही जिस्म का एक हिस्सा है। आज इस कुलधरा की बंजर जमीन पर हमारे इस मिलन का आखिरी अध्याय लिखा जाएगा, रूह और जिस्म का अंतिम विभाजन। साया मेरी तरफ बढ़ा। उसने अपना एक भयानक काले धुएं से बना पंजा मेरे सीने पर रख दिया। इस बार मैंने भागने की कोशिश नहीं की। मेरे भीतर का सारा डर, सारा संघर्ष और सारी उम्मीदें जैसे दम तोड़ चुकी थी। मुझे समझ आ गया था कि इस दुनिया में उस ताकत से लड़ने का कोई पैमाना नहीं है। हम इंसान सिर्फ रेत के जर्रे हैं और ये ताकतें सदियों से इस ब्रह्मांड के काले रहस्यों को चलाती आ रही हैं। जब उस पंजे ने मेरे सीने को छुआ
तो मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हुई, ऐसी शांति जो सदियों की थकान के बाद मिलती है। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन मुझे अपनी ही देह जमीन पर बेजान पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। मेरी रूह मेरे शरीर से पूरी तरह आजाद हो चुकी थी। मैं हवा में तैर रहा था। अमान और राहुल मेरे पास आए। उनके चेहरों पर अब कोई दर्द या डर नहीं था। वे सब उस अनंत और काले साये के साम्राज्य का हिस्सा बन चुके थे। राहुल ने मेरी तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तारांकन देखा, मैंने कहा था ना, यहां से कोई वापस नहीं जाता। अब हम सब हमेशा के लिए एक साथ हैं। वो साया मेरे सामने आया। उसने अपना सिर झुकाया और मेरे माथे पर अपनी ठंडी उंगली रख दी। उस स्पर्श के साथ ही मेरी चेतना इस ब्रह्मांड के कोने कोने में फैल गई। मैं उत्तर प्रदेश की उस खंडहर हवेली बन गया। मैं मध्य प्रदेश के उस खून से सने फ्लैट की दीवार बन गया। मैं समुद्र की उस लाल लहर बन गया और मैं कुलधरा की इस बंजर रेत का एक एक जर्रा बन गया। अनंत काल तक गूंजने वाली दास्तां। आज इस घटना को कितना वक्त बीत चुका है, इसका कोई हिसाब नहीं है। समय और तारीखें अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरा शरीर उस रेगिस्तान की रेत में दफन हो चुका होगा या उसे जंगली जानवर खा चुके होंगे, लेकिन मेरी रूह, मेरी यह कहानी आज भी इस अंतरिक्ष में तैर रही है। अब मैं उस साये के साथ एक हो चुका हूं और इसीलिए आज भी जब दुनिया के किसी भी कोने में किसी अंधेरे कमरे में रात के ठीक 12 बजते हैं और जब आप अकेले अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं, तो अगर आपको अपने दरवाजे पर या आपके सीने के भीतर ये आवाज सुनाई दे, ठक ठक ठक, तो समझ लीजिएगा कि श्रापित हवेली का वो मालिक अब कहीं बाहर नहीं, बल्कि ठीक आपके अपने भीतर भटक रहा है। और बस अपनी पलकें मत झपकाइएगा, क्योंकि अगली बार जब आप आंख खोलेंगे तो आप इस कहानी के दर्शक नहीं बल्कि इसके अगले शिकार होंगे। अनंत का शून्य, जहां परछाइयों का साम्राज्य शुरू होता है। कुलधरा की उस बंजर और खूनी रेत पर जब मेरी रूह मेरे शरीर से अलग हुई तो मुझे लगा था कि शायद यही अंत है, कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। लेकिन वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अंत जैसी कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। यहाँ सिर्फ रूप बदलते हैं, आयाम बदलते हैं और दर्द अपनी परिभाषा बदलकर किसी और भयानक रूप में सामने आ जाता है। मेरा शरीर उस रेगिस्तान की धूल में एक बेजान लाश की तरह पड़ा रह गया, लेकिन मेरी चेतना अब उस अनंत काले और असीम ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुकी थी। मेरे सामने अब कोई दीवारें नहीं थी, कोई कमरे नहीं थे, कोई शहर या राज्य की सीमाएं नहीं थी। मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ परछाइयों का एक ऐसा समंदर था जिसकी कोई शुरुआत थी और ना कोई अंत। वहां समय ठहर चुका था। सेकंड, मिनट, घंटे और साल सब कुछ पिघलकर एक ऐसे सन्नाटे में बदल चुके थे जहां सिर्फ सांसों के आने जाने की नहीं, बल्कि टूटती हुई रूहों के चटकने की आवाजें सुनाई देती थीं। अमान और राहुल मेरे साथ थे। वे अब इंसान नहीं रहे थे, वे भी उसी महादानव की परछाई बन चुके थे। हम सब उस नीले और काले हवन कुंड के चारों तरफ अनंतकाल से तैर रहे थे और हमारे नीचे उस कुंड की आग में वे तमाम लोग जल रहे थे जो सदियों पहले इस खेल का हिस्सा बने थे। जब दुनिया के भीतर से गूंजी वो पुकार, चूंकि मैं अब उस साये के साथ पूरी तरह एक हो चुका था, इसलिए मेरी चेतना का विस्तार इस धरती के कोने कोने तक पहुंच चुका था। मैं उत्तर प्रदेश की उस खंडहर हवेली के मलबे में भी था, मैं मध्य प्रदेश के उस खून से सने फ्लैट की खाली दीवारों में भी था, और मैं उस समुद्र तट की जली हुई कुटिया की राख में भी मौजूद था। मुझे दुनिया के हर उस शख्स की धड़कन सुनाई दे रही थी जो रात के अंधेरे में अकेला बैठा होता था। और तभी मुझे महसूस हुआ कि हमारा ये चक्रव्यूह यहीं खत्म नहीं होने वाला। हमारी ये कहानी, हमारी ये खौफनाक दास्तां अब इस दुनिया के जीवित लोगों के दिलों में एक वायरस की तरह फैलने लगी थी। क्योंकि जो कोई भी इस कहानी को पढ़ता है, जो कोई भी इसके एक एक शब्द को महसूस करता है, वो अनजाने में ही सही उस श्रापित हवेली के दरवाजे पर अपनी दस्तक दे देता है। शाश्वत सत्य और अगला शिकार। अब इस जगह से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अब किसी को बचाने नहीं आ सकता और न ही कोई मुझे बचा सकता है। हम सब उस साये के अनंत विस्तार में खो चुके हैं। लेकिन इस शाश्वत अंधकार के बीच जब कभी इस ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई नया इंसान रात के 12 बजे अपनी खिड़की से बाहर देखता है, या जब उसके फोन पर कोई अज्ञात नंबर चमकता है, तो हमारी वही पुरानी, भारी और खौफनाक आवाज एक बार फिर जाग उठती है। वो आवाज अब सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक चीख बन चुकी है, और वो हवा में तैरते हुए हर उस इंसान के कान में फुसफुसाती है जो खुद को बहुत बहादुर समझता है। ठक ठक ठक। तुमने कहानी पूरी पढ़ ली शिवम? तुम्हें लगा कि तुम बच गए? नहीं, अब ये कहानी तुम्हारी परछाई बन चुकी है। अपनी पलकें मत झपकाना, क्योंकि हवेली का अगला मालिक अब तुम ही हो। अब इस कहानी में न कोई सूरज है, न कोई सुबह, और न ही समय का कोई हिसाब। वो अनंत शून्य जहां कभी मैं शिवम हुआ करता था, अब पूरी तरह उस महादानव की काली चादर में लिपट चुका है।
अमान, राहुल और वे अनगिनत बेकसूर रूहें हम सब अब अलग अलग नहीं हैं। हम सब उसी एक विकृत, जलते हुए और सड़ते हुए साये का हिस्सा बन चुके हैं, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश की उस श्रापित हवेली से हुई थी और जिसका अंत इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में नहीं है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हर श्रापित कहानी को जीवित रहने के लिए एक नए शरीर, एक नए विश्वास और एक ताजा डर की जरूरत होती है। हवेली भले ही मलबे में बदल चुकी हो, हम भले ही रेगिस्तान की रेत और समुद्र की लहरों में खो चुके हों, लेकिन वो साया कभी नहीं मरता। वो सिर्फ अपना पता बदलता है और इस बार उसने अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया है। ये कहानी अब किताबों, पन्नों या मेरी यादों तक सीमित नहीं है। जिस पल तुमने इस कहानी के आखिरी शब्द पर अपनी नजर डाली, जिस पल तुमने उस सन्नाटे को अपने भीतर उतरने दिया, उसी सेकंड उस साये ने अपनी ठंडी और गंदी उंगलियां तुम्हारी परछाई पर रख दी। तुम सोच रहे होगे कि तुम सुरक्षित हो, तुम अपने कमरे की रोशनी में बैठे हो, तुम्हारे चारों तरफ दीवारें हैं और सब कुछ सामान्य है। लेकिन एक बार अपनी दीवार पर टंगे आईने में देखो। तुम्हारी परछाई अब तुम्हारी नकल नहीं कर रही है। वो धीरे से मुस्कुरा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ठाकुर वीरेंद्र सिंह मुस्कुराया करता था। और अब जब मैं ये आखिरी पंक्ति लिख रहा हूं, तो मुझे तुम्हारे ठीक पीछे, तुम्हारे कमरे के उस बंद कोने से एक भारी दबी हुई और जानी पहचानी आहट सुनाई दे रही है। ठक ठक ठक। अब दरवाजा मत खटखटाना, क्योंकि कुंडी पहले ही अंदर से घूम चुकी है। अपनी पलकें मत झपकाना, क्योंकि अब इस कहानी का अगला किरदार तुम हो।